आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पीपल। तो आज मैं किसलय भाग 3 में क्लास 10th जो बिहार के उर्दू का बच्चों का होता है, बिहार बोर्ड का, और यह किसलय भाग 3 मुख्य रूप से क्लास 8 की हिंदी की मुख्य पुस्तक है, जिसमें आज हम जानेंगे पाठ 14 पीपल, जो कि एक कविता है जो किनके द्वारा रचित है, गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे पहले कवि परिचय, फिर उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या, और अंत में प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट। कवि परिचय। गोपाल सिंह नेपाली यह आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि एवं लेखक थे। इन्होंने उत्तर छायावाद के बाद हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण विषय वस्तु दी, और इनका एक बहुत बड़ा भंडार हमारे हिंदी साहित्य में सुरक्षित है। ये हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि एवं गायक थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके पास जो प्रतिभाएं थी, उन्होंने अलग अलग विषय वस्तु पर उसका यूज़ किया, प्रयोग किया, और एक नए रूप में, एक स्पेशल व्यक्तित्व के रूप में, प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने परिचित हुए। ठीक है। इनका जन्म 11 अगस्त 1911 ग्राम बेतिया, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार में हुआ था। ये जाति से नेपाली थे। इनका जो मूल नाम था गोपाल बहादुर सिंह था। जब वो हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किए तो एक पहचान के लिए उनके नाम के साथ नेपाली शब्द जुड़ गया। ठीक है। ये नेपाली थे, इसीलिए इनके नाम के साथ यह नेपाली शब्द ऑटोमेटिक जुड़ गया, उनको प्रदान किया गया। ठीक है। इनके पिता रेल बहादुर सिंह जी थे और माता का नाम वीणा रानी नेपाली थी। इनका जो पेशा था वो एक कवि थे, लेखक, पत्रकार, गायक एवं संपादक भी थे। इन्होंने 4 प्रमुख पत्रिका रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी का संपादन किया प्रमुख रूप से। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना एवं प्रकृति के निर्दोष सौंदर्य का वर्णन प्रमुख था। इन्होंने उस समय का जो दौर था, हमारा राष्ट्रवाद से संबंधित दौर था, इन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति, देशभक्ति के प्रति भी बहुत सारे कविताएं लिखी और रचनाएं की। 1962 में जब चीन का युद्ध, हमारे भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो उसमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। इनकी कविताएं उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनकी कविताओं ने। इन्होंने हिंदी फिल्मों में 400 गाने लिखे। उन्होंने निर्माता और निर्देशन का भी काम किया, जिसमें नजराना, सनसनी और खुशबू इनके द्वारा निर्देशित 3 फिल्म का नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो मैंने अभी तुरंत आपको वर्णित किया कि चीन भारत युद्ध में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उसका बहुत जगह मंचन भी करवाया, ताकि यह जो युद्ध का जो विषम स्थिति था उससे देश को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो, और ये जो चुनौती हमारे सामने थी उसको जीतने के लिए इनकी जो कविताएं थी उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। जिसमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवील कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध हुए थे उस समय जब चीन का युद्ध चल रहा था। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं में उमंग, रागिनी, पंछी, आंचल, हमारी राष्ट्रवाणी आदि प्रमुखता से प्रकाशित हुई और बहुत प्रमुख हैं। इनका निधन 17 अप्रैल 1963 को भागलपुर, बिहार, मतलब असामयिक कहिए या दुर्घटना कहिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ था, ऐसा हमें प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये हमारे गोपाल सिंह नेपाली जी का परिचय हमने जाना, और हमने जाना कि विभिन्न विधाओं में और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपने से देश की सेवा की। और एक बहुत अच्छी बात इनके बारे में पता चली कि एक कवि होने के साथ साथ इन्होंने
गायकी का भी काम किया, संपादन का भी काम किया, नहीं निर्माता और निर्देशन का भी काम किया, और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए अलग से उन्होंने देशभक्ति का भी रूप एक अलग तरीके से दिखाया। इससे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण एक साथ समाहित हो सकते हैं। कोशिश होनी चाहिए, हमारी पहल होनी चाहिए उस क्षेत्र के लिए। तो इनका परिचय हमने जाना। अब चलिए कविता परिचय, कविता के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से हम जान लें। आइए अब पीपल कविता के माध्यम से हम देखें इसमें और कौन सा रूप निर्देशित है और कौन सा संदेश हमें इससे प्राप्त हो रहा है। तो यह हमने कवि परिचय देखा, नहीं उसमें हमने देखा कि हमारे जो नेपाली जी हैं वह प्रकृति चित्रण के लिए एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, गोपाल सिंह नेपाली जी। और प्रकृति चित्रण छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। यह उत्तर छायावाद के कवि हैं, लेकिन जो पिछली धारा होती है उनसे जुड़ाव बना रहता है, उसका कुछ ना कुछ रूप आने वाली धाराओं में स्पष्ट दिखाई देता है। यह कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है और इस कविता के माध्यम से जो ग्रामीण संवेदना है, जो सहजता है, उसका चित्रण किया गया है। वास्तव में प्रकृति चित्रण तो है ही, एक पीपल वृक्ष के माध्यम से इसमें प्रकृति का चित्रण तो है ही, साथ ही साथ जो ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सहजता है, उसका भी वर्णन किया गया है और उसके तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। हम शहर में रहने लगे हैं, शहर के वातावरण को पसंद करने लगे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर में आकर हम सहज नहीं रहे हैं। मतलब जो यथार्थ रूप है हमारे जीवन का वह हमें शहर में दिखाई नहीं पड़ता है। वास्तविक जीवन का रूप हमें गांव में दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यह कविता गांव की जो सहजता है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि यह जो रूप है हमें शहर में प्राप्त नहीं होंगे, यह हमें गांव में ही प्राप्त होंगे और उसकी जो सहजता है आप गांव में आकर ही महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ यह पीपल का वृक्ष जो बहुत ही पुराना वृक्ष होता है, यहाँ पर पुराने वृक्ष की चर्चा की जा रही है, पीपल वृक्ष की, जो यह भी दिखाता है कि कैसे बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर तरह से वह अनुभव से भरे होते हैं। जिस तरह यह पीपल वृक्ष लगातार कितने सालों से यह कितने परिवर्तन को देख रहा है और अपने कितने अनुभव इसमें समेटे हुए हैं, उसी प्रकार जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं वह अपने अनुभव की छाँव से आने वाली पीढ़ी को क्या करते हैं, सशक्त बनाते हैं। उनसे अगर अनुभव लिया जाए तो आने वाली पीढ़ी एकदम सही तरीके से अपने जीवन को जिएगी और वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी सही मार्ग दिखाएगी। यहाँ इस कविता के माध्यम से इस बात की भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल वृक्ष है जो अनेक बदलावों का साक्षी है, नहीं और वह अनुभव से भरा हुआ है। पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़ियाँ, ऋतुएं, दिवस चक्र सक्रिय हैं। कहना ना होगा कि यह कविता अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है, यानी बहुत सारी बातों की तरफ यह हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से देखें। कानन का यह तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल। कानन किसे कहते हैं? जंगल। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे गोपाल कृष्ण नेपाली जी जंगल का जो प्रकृति चित्रण है, जो हरा भरा माहौल है, उससे हमारा परिचय कराते हुए कह रहे हैं एक पीपल वृक्ष को साक्षी बनाकर, नहीं पीपल वृक्ष का उदाहरण देकर कि यह जो कानन का यह तरुवर वृक्ष है, यह जो पीपल वृक्ष है जंगल का, कानन मतलब जंगल, युग युग से जग में अचल अटल, यह युगों युगों से यानी बहुत पुराना है, यह अचल और अटल खड़ा हुआ है। ऊपर विस्तृत नभ नील नल, नीचे वसुधा में नदी झील जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करते कीड़ा मराल,
ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है, निर्झरनी झरझर हो जाती है, बूंद बूंद झरकर। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ प्रकृति का किया जा रहा है। प्रकृति के जितने भी प्रदत्त वस्तुएं हैं, नदी, झील, सबका वर्णन इसमें किया जा रहा है। धरती की सुंदरता इससे एकदम शोभायमान है। नहीं किया, पीपल वृक्ष युग युग से अचल अटल यहाँ खड़ा है, और जो ऊपर विस्तृत क्या कहते हैं आकाश है, और नीचे क्या है, वसुधा यानी धरती है। नहीं, और उस धरती पे क्या क्या सजे हैं, नदी है, झील है, जामुन के पेड़ हैं, तमाल के पेड़ हैं। तमाल क्या होता है, एक सदाबहार पेड़ होता है जो हमेशा हरियाली से भरा रहता है। इमली, करील के पेड़ पौधे हैं। जल से ऊपर उठता मृणाल। मृणाल किसे कहते हैं, कमल की कोमल डंठल को। यानी ये कमल की डंठल जो है क्या कहते हैं, जल से उठता हुआ फुनगी पर खिलता कमल लाल दिखाई पड़ रहा है। तिर तिर करते कीड़ा मराल। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हंस हैं कीड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अनुपम दृश्य यहाँ कवि प्रस्तुत कर रहे हैं कि तिर तिर करते हुए यहाँ हंस जो हैं कीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरनी, और ऊंचे टीले से या नदी में ये जो झरना है झर कर वसुधा पर, धरती पर यह गिर रही है, हो जाती बूंद बूंद झरकर। और यह इसकी जो शोभा है, ये जो बूंद बूंद झरझर कर गिर रही है, यह बहुत ही सुंदरतम दिखाई पड़ रहा है। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल। और ये इस नदी, निर्झर मतलब नदी, इस नदी के तट पर यह पीपल वृक्ष खड़ा सुनता रहता है उनके कल कल को, उनके छल छल को। पल्लव हिलते ढल 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 ढल, पीपल के पत्ते गोल गोल। और ये जो क्या कहते हैं पल्लव हैं, पत्ते हैं, वह क्या करते हैं, कल कल करके, ढल ढल करके हिलते रहते हैं और बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं। पीपल के पत्ते गोल गोल, है ना, गोल आगे से उसकी नुकीली निकली रहती है पत्ते की आकार में। कुछ कहते रहते डोल डोल। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो मतलब कि पीपल जो खड़ा है इस नदी के किनारे, जब पल्लव हिलते हैं ढल ढल, तो कुछ कह रहे हो, डोल कर यह कुछ कह रहे हो। मानवीकरण करते हुए इसका वर्णन कवि करते हैं। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार। और आगे और बहुत ही सुंदर रूप प्रकृति के रूप में, जो प्रकृति प्रदत्त ये जो पक्षी पेड़ पौधे का रूप हमें दिखता है, वह बड़ा ही सुंदर होता है, मनमोहक होता है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब पंछी वृक्ष पर आता है, जब जब आता है पंछी यहाँ पर उड़कर, और जब जब क्या कहते हैं खाता है, उस तरु पे बैठ के फल चुन चुन कर खाता है, और जब पावस की यानी वर्षा की फुहार जब पड़ती है तो पंछी क्या करते हैं, या खुशी से ऐसा प्रतीत होते हैं कि वह सितार बजाते हैं। नहीं, और उस समय शीतल बयार यानी शीतल हवा चलती है जो मन को मोह लेती है। बहुत ही अनुपम दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तब तब कोमल पल्लव हिलडुल, गाते सरसर मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन बिहवल बुलबुल, बुलबुल गाती रहती चह चह सरिता गाती रहती बह बह। तब तब क्या होता है, कोमल पल्लव जो पत्ते हैं हिल डुल कर गाते हैं, सरसर की आवाज़ निकालते हैं, मरमर की आवाज़ निकालते हैं और बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। लख लख सुन सुन बिहवल बुलबुल, और उसकी आवाज़ को सुनकर बुलबुल क्या होती है, बिहवल उठती है, व्यग्र हो जाती है। नहीं, मंजुल मतलब सुंदर, ठीक है। पढ़ती क्या कहते हैं कोमल बिहवल बुलबुल गाती रहती चहचह, और ऐसा रूप देखकर बुलबुल क्या करती है, चहचहा कर गाती है। और उसी गायन में जो नदियाँ भी गाती है बह बह कर, पत्ते हिलते रहते रह रह, जितने भी हैं इसमें कोटर। और जितने भी पत्ते हैं वह हिलते रहते हैं, जिससे कि एक बहुत ही सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जितने भी इसमें कोटर हैं, डालियां हैं, सबके पत्ते क्या होते हैं, हिलते रहते हैं। सब पंछी गिलहरियों के घर,
संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेट किरणें उज्ज्वल। और यहाँ पर शाम का वर्णन, शाम के सुंदर रूप का वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से भी कह रहे हैं कि पत्ते हिलते रहते हैं रह रहकर, और जितने भी डालियां हैं उधर रहकर हिलते रहते हैं। सब पंछी धीरे धीरे गिलहरियों के घर जितने भी हैं, संध्या होने वाली होती है तो सूरज क्या होता है, ढलता हुआ नज़र आता है अस्ताचल में पश्चिम दिशा की तरफ। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो किरणें हैं, उज्जवल किरणें जो हैं, चमकने वाली किरणें जो हैं, हाथों में समेट ली गई है। हो जाता है सुनसान, लोग चल पड़ते घर को, चील कोक अंधियाली संध्या को विलोक। और सब कुछ क्या हो जाता है, सुनसान हो जाता है, लोग सब घर की ओर चल पड़ते हैं। चील, कौवे, कोयल और भी जितने पक्षी हैं अंधियाली संध्या में मतलब दिखते हुए विलुप्त होते नजर आते हैं, घर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर। और फिर क्या होता है, सबका कोटर, कोटर मतलब क्या हुआ, घोंसला जिसे हम कहते हैं, वह भर भर जाता है, यानी सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं, पत्तों के घर भर भर जाते हैं। घर घर में आती है नींद उतर, और हर एक घर में क्या होता है, धीरे धीरे लोग नींद की आगोश में पहुंच जाते हैं। रात का वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि धीरे धीरे सब अपने घर को आ जाते हैं और सबकी आंखों में क्या होता है, नींद उतर जाता है, लोग नींद में चले जाते हैं। निद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात। और फिर निद्रा में ही, नींद में सोए हुए ही धीरे धीरे क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है, और इसी तरह पूरी रात कट जाती है। फिर वही बात रे, और फिर से दूसरे दिन यह जो प्रक्रिया चलती है वह फिर से शुरू हो जाती है। फिर से वही बात, प्रकृति में वह सुंदर रूप, मनोहर रूप हमें प्राप्त होता है, जैसा वर्णन पीछे किया गया। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है, दूर अलग एकांत शांत। यहाँ पर ये जो धरती का यह जो रूप है, एक प्रांत जो है जंगल के रूप में, वन के रूप में, वह सबसे दूर है, अलग है, एकांत है, शांत है, और जिसकी जो शोभा है, जिसका जो रूप है, सुंदर रूप जो है, हर तरह से मन को मोहने वाला है खड़े जहाँ पर साल बाँस, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास। और आगे के वर्णन में यह कवि कह रहे हैं कि यहीं पर साल के वृक्ष, बाँस के वृक्ष, चौपाए जितने भी हैं, चरते, चौपाई यानी जानवर, चार पैरों वाले, उनके नरम घास जो नदी किनारे हैं, क्या कहते हैं, झरने और नदी के किनारे हैं आसपास, वहाँ पर चरते हुए नरम नरम घास खाते हुए दिखते हैं। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर। और क्या कहते हैं, फिर से उसी खूबसूरती को दिखाने के लिए रजनी यानी रात भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर। या चकोर पक्षी जो है, यह ऐसा मतलब कि बड़ा ही सुंदर वर्णन चकोर के माध्यम से कर रहे हैं कि रो रो कर चकोर, चांद को देखकर जो वह रोता है, रो रो कर वह क्या कर देता है, उसी से लगता है कि रोज भोर होती है, सुबह होती है। नाचा करते हैं जहाँ मोर, जहाँ क्या कहते हैं, भोर होने के बाद इस रूप में पावस ऋतु का वर्णन है। इस पंक्ति में हमने शुरुआत में देखा कि वह तब क्या होता है, मोर नाचने लगते हैं। है वहाँ बल्लरी का बंधन, बंधन क्या वह तो आलिंगन, आलिंगन का चिर चिर आलिंगन। यहाँ पर क्या है, बल्लरी, बल्लरी क्या होता है, लता। यहाँ जो बल्लरी का बंधन है, यहाँ जो लताओं का बंधन है, ऐसा मतलब चारों तरफ जंगल में दिखाई पड़ता है। और वह बंधन नहीं है, वह आलिंगन है, आलिंगन है, यानी बाहों में भरने वाला वह रूप है। और यह लगातार यह रूप वहाँ पर दिखाई पड़ता है। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती अनायास। और यह जो नदी है, झरने हैं, यह बहुत सारे प्यासों की प्यास बुझाने वाली है। और प्यास, जहाँ प्यास बुझने के बाद अगर निद्रा लग जाती है अनायास ही, तो यह वहीं इसका निवास है। और जितने भी पथिक हैं वो जो प्यास बुझाने के लिए यहाँ आते हैं और अनायास से उनको नींद जब आने लगती है, तो यह जो पीपल वृक्ष है अटल अचल खड़ा हुआ, वही उसका क्या हो जाता है, निवास स्थान हो जाता है। तो हमने कविता की पंक्ति के माध्यम से देखा, बहुत ही
सुंदर वर्णन क्या कहते हैं प्रकृति के रूप में, प्रकृति का इसमें किया गया है, जो जंगल के माध्यम से किया गया है, वन के माध्यम से किया गया है। और किसे साक्षी बनाकर? पीपल वृक्ष को साक्षी बनाकर। उसके आसपास का जो सुंदर रूप है, झरने का, नदी का, नहीं झील का, और भी जो पेड़ पौधे हैं और जो पंछियां हैं, हंस हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन पीपल कविता के माध्यम से गोपाल सिंह नेपाली जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। इस कविता में जो प्रसंग है, जो विषय वस्तु है, वह भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो सर्वप्रथम यह शुद्ध हिंदी में है, सिर्फ उसके भाव को स्थिर करके समझना है, ठीक है। तो अब चलिए हम अभ्यास की तरफ चले। सर्वप्रथम आप पूरी कविता को पढ़कर इसकी व्याख्या को ध्यान से समझना है और फिर उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको प्रश्न अभ्यास की तरफ जाना है, ताकि इस कविता पे जो पूर्ण संदेश है या जो भी इसमें विषय वस्तु है आप अच्छे से समझ सके और उसको पाठ में क्या कहते हैं अपने स्मरण में शामिल कर सके, ठीक है। प्रश्न अभ्यास पाठ से, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो हम जानते हैं पीपल का वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पीपल के पत्ते, एक तो इसे क्या कहते हैं देव स्वरूप पूजा जाता है, तो यह सदियों से यह हमारे लिए पूजनीय है। और ऐसे भी हम देखें, वैज्ञानिक रूप से भी देखें और औषधीय रूप से भी देखें तो यह पेड़ हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत काम वाला है। उसके जितने भी अंग हैं, चाहे वह डाल हो, पत्ते हो, उसके छाल हो, सूखे छाल हो, वह किसी न किसी औषधीय कामों में उसका प्रयोग किया जाता है। और आपको यह भी पता है कि इससे बहुत सारी औषधियाँ भी बनाई जाती है। और यह सबसे सर्वोच्च रूप में क्या हमें प्रदान करता है? यह ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा अपने से निर्वासित करता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे लिए सरल हो जाती है। और भी इसमें क्या कहते हैं, यह बहुत पुराना होता है, बहुत दिनों तक यह जीवित रहता है। और क्या कहते हैं, इसकी छाया जो होती है घनी होती है, उसकी छाँव में जो शीतल छाया है वह भी हमें उससे प्राप्त होती है। तो एक तरह से हम देखें कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? तो हमने कविता की पंक्तियों में देखा कि बुलबुल पंछी कब गाने लगते हैं? जब कोमल पल्लव, नहीं कोमल पत्ते हिलडुल गाते हैं, सर करके, मर करके वो झुंड में गाते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारी जो बुलबुल पंछी है वह क्या होती है, चहक उठती है, लख इसकी आवाज़ को सुनकर विह्वल होकर बुलबुल क्या होती है, गाने लगती है। और क्या कहते हैं, जो बगल में जो सरिता नदियाँ बह रही है, उस क्या कहते हैं कलकल और की बहा को, उसकी चाह में बुलबुल उसके सुंदर रूप को देखकर गाने लगती है, ठीक है। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इस कविता के माध्यम से हमने वन्य प्रांत का सौंदर्य देखा, तो आपको अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है, समझकर उसको आपको वर्णन करना है। पाठ से आगे निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इस तरह की जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, फिर कविता का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का अर्थ बताते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क नंबर, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करेल, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किससे ली गई है? पीपल कविता से ली गई है, जिसके कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। इस कविता के माध्यम से जंगल यानी वन का बहुत ही सुंदर मनोहर वर्णन किया गया है। और उसमें जो प्रकृति का चित्रण है, नदियों, झीलों, तालाबों, पेड़ों, पक्षियों के माध्यम से उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि ऊपर विस्तृत नभ है, ऊपर फैला सा बड़ा आकाश है, नील नील यानी नीला नीला, और नीचे वसुधा में, नीचे धरती पर
क्या है, नदी है, झील है, यानी एक सा रूप, ऊपर नीला नीला आकाश और नीचे नदी और झील नीले नीले उसके रूप से। और उस वसुधा पे और क्या क्या है, जामुन के, तमाल के, क्या कहते हैं, वृक्ष, इमली के, करील के वृक्ष यहाँ शोभायमान है। और क्या कहते हैं, इसी क्रम में और वर्णन है कि उस जल, जो यहाँ पर नदियों का जो जल है, जो सरिता बह रही है, नदी झील बह रहे हैं, उस पे क्या होते हैं, कमल के डंठल, यानी मृणाल मतलब क्या होता है, कमल की कोमल डंठल को मृणाल कहा जाता है। वह कमल का कोमल जो डंठल है वह ऊपर उठता है और फुनगी पर क्या खिलाता है, कमल फूल खिलता है, वो लाल रंग का, जिससे कि उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। जो प्रकृति की शोभा है, नदी झील की शोभा है, वह और भी बढ़ जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है। ठीक है। ख नंबर है, खड़े जहाँ पर साल बाँस, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे, रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पीपल कविता से ली गई है, जिसके कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। यह प्रकृति चित्रण का एक बहुत प्रमुख कवि हैं। इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने क्या कहते हैं, पीपल वृक्ष को साक्षी मानकर जंगल का, वन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उसका इसमें दर्शाया गया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि यह है खड़े जहाँ पर साल बाँस, जहाँ पर साल और बाँस के पेड़ हैं और नीचे क्या है, नरम नरम घास है, वहाँ चौपाए, चौपाए यानी चार पैर वाले जानवर चरने आते हैं, नरम घास को चरने आते हैं। और झरने सरिता के आसपास, वह कहाँ है, वो नरम घास कहाँ है, जहाँ झरने और नदी है उसके आसपास है। और ऐसा प्रतीत होता है, रजनी भर रो रो कर, यानी रात भर जो चकोर पक्षी है रो रो कर क्या कर देता है, भोर को कर देता है, यानी सुबह को बुला लेता है। चांद की याद में चकोर किसका प्रेमी होता है, चांद का। नहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चकोर रात भर, रजनी मतलब रात भर रो रो कर क्या कर रहा है, सुबह को बुला के ले आया है। और जब सुबह होती है तो क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, मोर नाचा करते हैं, जहाँ पर सुबह होने के बाद मोर नाचा करते हैं। ठीक है। व्याकरण, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। जैसे नील, नील योजक चिन्ह क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो शब्द आते हैं जिसका दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, जो अपने आप में प्रधान होते हैं, तो मिलते जुलते शब्द के बीच में ये जो डैश है, छोटी सी जो यहाँ पर संकेत है छोटा सा, उसे क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। तो ऐसे पाठ में बहुत सारे शब्द आए हैं जो योजक चिन्ह से सजे हुए हैं, नहीं उसे आपको छांट कर लिखना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, एक जैसे कल 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 कल, छल 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 छल, ढल 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 ढल, गोल गोल, डोल डोल, जब जब, चुन चुन कर, है नहीं, हिल डुल, चह चह कर, सुन सुन कर, लख लख, तब तब आदि बहुत सारे योजक वाले शब्द हैं, आपको उसको छांट कर लिखना है। नेक्स्ट है दूसरा, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु, तरु क्या होता है, वृक्ष होता है। ठीक है। और कानन, कानन किसे कहते हैं, जंगल को, वन को। सरिता मतलब नदी, निर्झरनी जिसको बोलते हैं। वसुधा किसे कहा जाता है, धरती को, भू को। और बयार मतलब हवा, धीरे धीरे चलने वाली हवा को कहते हैं। यह भी आपका कंप्लीट हुआ। गतिविधि, पीपल के वृक्ष का एक चित्र बनाइए जिस पर विभिन्न प्रकार के पक्षी बैठे हो तथा पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा हो। यह बहुत ही सुंदर एक्टिविटीज आपके सामने है, इसे ज़रूर बनाइएगा ताकि आप अपने को जांच सकिए कि आपके अंदर मतलब पेंटिंग का कैसा कलाकार है। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा बेटा। दूसरा, पेड़ों का महत्व, इस विषय पर कक्षा में गोष्ठी का आयोजन कीजिए। तो पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस विषय पर आपको कक्षा में गोष्ठी आयोजित करनी है, कुछ क्या कहते हैं अपने अध्यापकों की सहायता से या फिर बच्चों के बीच में ही आप ये गोष्ठी आयोजित कर सकते हैं। तीसरा, वनस्पतियों का प्रयोग विभिन्न रोगों के इलाज हेतु औषधि के रूप में किया जाता है। उन वनस्पतियों की सूची इलाज की जाने वाली बीमारियों के साथ बताइए। जैसे तुलसी का पत्ता खांसी,
नीम का पत्ता आप उदाहरण में दे सकते हैं। नीम का पत्ता भी औषधीय गुणों से युक्त पौधे हैं, वनस्पति है। क्या करते हैं, नीम के पत्ते क्या करते हैं, फोड़े फुंसी और घावों में प्रयोग किए जाते हैं, खास साथ साथ दवाइयों में भी प्रयोग किए जाते हैं। और भी बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा विभिन्न चर्म रोग के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बताइए, और भी आपको पता होगा क्या कहते हैं, जैसे हम धनिया पत्ती का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग भी क्या कहते हैं किया जाता है क्या बहुत सारे इलाज में। जैसे धनिया के पत्ते का इलाज क्या कहते हैं, फाइबर को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और मिंट, जिसको पुदीना की पत्ती कहते हैं, उसका प्रयोग भी गैस जैसी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। ये 3-4 औषधीय वनस्पति वाले पौधे हैं जिसकी सूची आप बना सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास भी यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह आपके लिए बहुत सहायक हुई होगी। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।